स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ये है नासा और ये है इसरो। ये दोनों वो संगठन हैं जिन्हें पूरी दुनिया इनके स्पेस रिसर्चेस के लिए जानती है। अभी स्क्रीन पर रोटेट हो रहे ये दो अमाउंट इन्हीं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के एनुअल बजट है। लेकिन अगर हम आपसे ये सवाल करें कि इनमें से नासा का एनुअल बजट कौन सा है और कौन सा एनुअल बजट इसरो का है, तो शायद आप सब जो इसका जवाब दें वो बिल्कुल ही सही हो। जी हाँ, जो आप सोच रहे थे वही जवाब सही है। दोस्तों, नासा का बजट इसरो से करीब 25 गुना ज्यादा है और ये डिफरेंस आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। देखा जाए तो यही वजह है कि इसरो के कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स काफी पीछे रह गए हैं। लेकिन क्या आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया कि क्या होगा अगर नासा के बजट को इसरो को दे दिया जाए? तो स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर नासा जितना ही बजट इसरो को भी मिल जाता तो इसरो क्या करता और क्या इसरो इस बजट के साथ नासा को भी पीछे छोड़ पाता। देखिए, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की बात करते हैं तो उसके पीछे के सर्कमस्टेंसेस को जानना जरूरी हो जाता है। ऐसे में आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश हुए तो इनके रिसोर्सेज और बजट की सिचुएशन कैसी थी। दोस्तों, अगर आप स्टार्स, गैलेक्सीज या फिर आउटर स्पेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप नासा या फिर इसरो के बारे में जरूर जानते होंगे। वैसे तो नासा इसरो से महज 10 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अगर हम नासा के एस्टेब्लिशमेंट और सक्सेस की बात करें तो इसके रूट्स यूएस के नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स से जुड़े हुए हैं। दरअसल 1783 में ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद होने के बाद नया नया देश बना अमेरिका 1914 तक एविएशन में पूरे यूरोप से पीछे था। एविएशन में अमेरिका लीडरशिप को रिगेन करने के लिए 1914 में कांग्रेस ने यूएस आर्मी सिग्नल कोर में एविएशन सेक्शन को क्रिएट किया और 1915 में एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए NACA को एस्टैब्लिश किया गया। देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद NACA ने गाइडेड मिसाइल्स और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स को डेवलप करने पर फोकस किया और इसी प्रोग्राम के दौरान NACA ने बेल X-1 की टेस्टिंग करना शुरू कर दी। ये प्रोजेक्ट यूएस एयरफोर्स के साथ मिलकर कंडक्ट किया गया था और इसके रॉकेटरी प्रोग्राम के चलते NACA का इंटरेस्ट स्पेस सेक्टर में बढ़ता गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि नासा के एस्टैब्लिशमेंट में कोल्ड वॉर का बड़ा रोल रहा है। 4 अक्टूबर 1957 को जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ने अर्थ के ऑर्बिट में फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च किया, देखा जाए तो तभी से यूएस और USSR के बीच स्पेस रेस शुरू हो गई थी। दरअसल जब 98 मिनट में रशिया के स्पुतनिक ने 183 पाउंड के सैटेलाइट को लॉन्च किया तो अमेरिका को यह थ्रेट फील हुआ कि अब सोवियत न्यूक्लियर वेपन्स कैरिंग मिसाइल्स को भी स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर देगा और दोस्तों इसी डर का नतीजा था नासा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। रशिया के सैटेलाइट लॉन्च के बाद 1 अक्टूबर 1958 को नासा की एस्टैब्लिशमेंट की गई। अगर हम तब के भारत की बात करें तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया में तब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था, रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म हुए थे, देश खुद को संभाल रहा था। दोस्तों, अगर आज इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो आज इंडिया हर साल ग्लोबली कोई ना कोई माइलस्टोन सेट करता रहता है। लेकिन जब रशिया और अमेरिका स्पेस रेस में जुटे हुए थे उस टाइम पर इंडिया हंगर और पॉवर्टी जैसे बेसिक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। हालांकि इंडिया ने समझ लिया था कि फ्यूचर में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स और सैटेलाइट मिशंस
इंडिया के डेवलपमेंट में बड़ा रोल निभाएंगे। और इसी सोच के साथ इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में स्पेस रिसर्च को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर दे दिया। देखा जाए तो उस दौरान डीआई के डायरेक्टर होमी जे भाभा थे। भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने मिलकर 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की और यहीं से शुरू हुआ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। दोस्तों 1963 में इंडिया ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था। फिर 1965 से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ने भारत में ही बने साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च करना शुरू कर दिया। साथ ही इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के इन रॉकेट्स के सक्सेस रेट, कॉम्प्लेक्सिटी और ग्रेटर साइज को देखते हुए स्पेस प्रोग्राम के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया गया और 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। दोस्तों इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इसरो कितने कम टाइम में सक्सेसफुल होने के पीछे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड थे। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि भारत ने सब कुछ एक मिनिमम बजट से शुरू किया। हाल ही में आजाद हुए देश के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो 10 साल के अंदर ही स्पेस प्रोग्राम को शुरू कर दे, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ हमारे साइंटिस्ट के विजन से। दोस्तों अगर हम 1969 में इसरो और नासा को अलॉट हुए बजट की बात करें तो नासा के पास 1969 में करीब $4 बिलियन का बजट था, जबकि 1972 तक इसरो का बजट सिर्फ $1.2 मिलियन का ही था। देखा जाए तो उसके बावजूद भी अगर हम इन दोनों देशों के स्पेस मिशंस की बात करें तो अमेरिका ने जहां चांद पर पहली बार ह्यूमंस को उतारा था, वहीं दूसरी ओर इंडिया ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी। और इतने बड़े बजट गैप और लिमिटेड रिसोर्सेज में सक्सेसफुल मिशंस को कंडक्ट करके भारत शुरुआत से दुनिया को सरप्राइज करता आया है। ऐसे में ये सवाल उठना जायज है कि अगर आज इसरो के पास नासा जितना बजट होता तो आज इंडिया का स्पेस मिशन कैसा होता। दोस्तों भारत के सभी स्पेस प्रोग्राम्स और सैटेलाइट लॉन्चेस लगभग लो बजट में ही कंप्लीट हुए। इसके बावजूद भी इंडिया आज वर्ल्ड के टॉप स्पेस सेंटर्स में से एक है। सिंगल टेक ऑफ में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के साथ ही इसरो मार्स पर सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है। लेकिन अमेरिका ने जहां नासा के एस्टेब्लिशमेंट के 11 साल में ही ह्यूमंस को स्पेस में भेज दिया, देखा जाए तो इसरो अभी तक इसे कर नहीं पाया है और इसके पीछे का मेन कारण है इसरो का लिमिटेड बजट। दोस्तों इसरो का बजट कितना कम है ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि चंद्रयान 2 की टेस्टिंग में यूज होने वाले मून सॉइल को खरीदने तक के पैसे इसरो के बजट में नहीं थे। हालांकि इसरो ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया और मून सॉइल के बजाय फेक मून सरफेस को बिल्ड करने के लिए इसरो ने एनॉर्थोसाइट स्टोन्स का इस्तेमाल किया। वहीं अगर हम मिशन मंगलयान की बात करें तो इसके लिए भी इसरो के पास सिर्फ $74 मिलियन का बजट था, जबकि नासा को सिमिलर मिशन मावन के लिए करीब $671 मिलियन का फंड मिला था। ऐसे में इससे ये साफ हो जाता है कि इसरो को अगर इतना बजट मिला होता तो इसरो इस मिशन को और भी बेहतर ढंग से कंप्लीट कर पाता। मिशन मंगलयान का बजट कम होने के बावजूद भी इस मिशन को इसरो के साइंटिस्ट ने ध्यान देकर हैंडल किया, जिससे मिशन इतने कम कैपिटल में भी सक्सेसफुल हो गया। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि नासा के एस्टेब्लिशमेंट के एक डिकेड के बाद ही वो स्पेस में ह्यूमंस को भेजने में सक्सेसफुल रहा और इस हिसाब से 1969 में एस्टेब्लिश हुए इसरो को भी 1980s में गगनयान प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज देना चाहिए था। दोस्तों अगर नासा जितनी फंडिंग इसरो के पास होती तो शायद मिशन सक्सेसफुल भी हो गया होता। आज भी गगनयान मिशन के लिए 10,000 करोड़ या फिर $1.5 बिलियन का बजट अप्रूव किया गया है। 1969 में अपने एस्टेब्लिशमेंट के बाद से ही इसरो ने मिशंस को बहुत ही एफिशिएंसी से कंप्लीट किए हैं। देखा जाए तो इसरो के राइज का सबसे बड़ा फैक्टर ओवर स्पेंडिंग किए बिना सक्सेस को अचीव करना है। शुरुआत से इसरो को ये बात मालूम थी कि वो दूसरे स्पेस फायरिंग नेशंस के साथ इकोनॉमिकली कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन लिमिटेड फंड्स में ही टेक्नोलॉजिकली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और इसरो ने प्रूव करके भी दिखाया है। दोस्तों आज जब हम इसरो को देखते हैं तो कई मायनों में लैंडस्केप बदल चुके हैं। अगर इसरो को नासा जितना बजट मिले तो इंडिया के स्पेस ट्रैवल में एक बड़े चेंज के साथ ही सडन बूम देखने को मिलेगा। देखा जाए तो अर्ली 2021 में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की संख्या बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी लो थी। वहीं अब तक इसरो ने एक भी इंडिजिनस स्पेसक्राफ्ट क्रू को लॉन्च नहीं किया है। अगर भारत के चंद्रयान मिशन की बात करें तो इसरो का लूनर पर एक लॉन्ग हेल्ड इंटरेस्ट दिखाई देता है। आज जहां पर अधिकतर स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा, रोस्कॉस्मोस, ईएसए और सीएनएसए क्रूड लूनर मिशंस पर डिबेट कर रही हैं। ऐसे में अगर इसरो की फंडिंग भी इन स्पेस एजेंसी जितनी हो जाती है तो वो भी इन क्रूड मिशंस में भी इनके साथ हिस्सा लेगा, या ये भी हो सकता है कि ना ले, क्योंकि नियर फ्यूचर में इसरो का बिगेस्ट और सिग्निफिकेंट गोल भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी बिल्ड करना है। ऐसे में अगर कोई एक्स्ट्रा फंडिंग इसरो को मिलती भी है तो सबसे पहले इसरो की प्रायोरिटी स्पेस स्टेशन ही होगी।
और अगर आप हिस्ट्री को भी पलट कर देखते हैं तो टाइम टू टाइम इसरो ने यह प्रूव किया है कि जब बात सैटेलाइट्स को लॉन्च करने और बिल्ड करने की आती है तो वो उसमें वर्ल्ड लीडर बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। ऐसे में एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इसरो का नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन इसरो के रिसेंट बजट को अगर हम कंसीडर करें तो ये स्पेस स्टेशन प्रोग्राम गगनयान के लॉन्च होने के करीब 5 से 7 साल बाद ही पूरा हो पाएगा। ऐसे में अगर आज के बजट से 25 गुना ज्यादा बजट इसरो को मिलता है तो पाइपलाइन में मौजूद सभी बड़े प्रोजेक्ट्स का टाइम स्केल बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम अमेरिका के अपोलो मिशन की बात करें तो इसमें करीब 25.8 बिलियन का कॉस्ट आया था, जिस वजह से उस दौरान अमेरिका को अमेरिकन अफ्रीकन से बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा था। देखा जाए तो उस दौरान भी अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री था जिसकी लिटरेसी रेट 95% थी। हालांकि इसके बावजूद कंट्री को ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े अचीवमेंट के लिए बैकलैश झेलना पड़ा। दोस्तों ऐसे में जहां 1980s के दौर में इंडिया खुद को स्टेबल करने में लगा हुआ था और भारत की लिटरेसी रेट 30% के आसपास थी तो भारत को ज्यादा बड़ा बैकलैश झेलना पड़ता, जिस वजह से शायद आज इसरो का एग्जिस्टेंस भी डाउटफुल होता। हालांकि दोस्तों ऐसा कहना कि अगर इसरो के पास नासा जितना बजट होता तो भारत यूएसए से भी आगे होता, ये सही नहीं है। अगर हम इसरो के बैकबोन विक्रम साराभाई की माने तो अगर इसरो के पास नासा जितना बजट होता भी तो वो इसका इस्तेमाल इंडिया को डेवलप्ड और इंडिया की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करता। दरअसल इसरो की आइडियोलॉजी कुछ ऐसी है कि उसका मेन पर्पस ह्यूमैनिटी और इंडियन इकोनॉमी के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेकिन दोस्तों इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। इन जनरल अगर बजट इंक्रीज होता है तो इससे इसरो ज्यादा से ज्यादा मिशंस को कंप्लीट कर पाएगा। ज्यादा मिशंस यानी कि ज्यादा सक्सेस स्टोरीज, और इससे इंडियन स्पेस सेक्टर में भी बूम देखने को मिल सकता है। साथ ही सोलर सिस्टम सडनली ज्यादा एक्सेसिबल होगा और इससे इंडिया के डेवलपमेंट को भी पुश मिलेगा। साइंस का ग्रोथ होगा तो देश में एजुकेशन पर भी फोकस होगा। स्पेस और साइंस की फील्ड में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी ग्रो करेगी। हालांकि अपने अभी तक के कम बजट के बावजूद भी इसरो ने आज तक जितने भी माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 और आने वाले मिशंस जैसे कि गगनयान और सेल्फ मेड मिसाइल्स ने पड़ोसी देशों की नींद उड़ा रखी है। और दोस्तों कहीं न कहीं स्पेस में बढ़ते इसरो के पावर को देखते हुए ये नासा के लिए एक थ्रेट भी बनता जा रहा है। आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों इसरो की टैक्टफुल टेक्निक्स और सक्सेस रेट एक इनडायरेक्ट प्रूफ है कि कैसे नासा जैसे स्पेस जायंट को इसरो जैसे छोटी स्पेस एजेंसी से मून मिशन का डेटा चुराना पड़ा था। दरअसल दोस्तों जब चंद्रयान 1 के रोवर को मून पर पानी होने की जानकारी मिली उस टाइम ये जानकारी ऑर्बिटर M3 के जरिए इसरो तक पहुंची थी। लेकिन इसरो का अनाउंस करने से पहले ही नासा ने M3 का यूज करके सारा डेटा अपने सर्वर पर डाउनलोड कर लिया और अपनी मैसिव टीम के हेल्प से इसरो से पहले ये कह दिया कि मून पर वाटर बॉडी हो सकती है। दोस्तों ऐसा कई बार हो चुका है कि इसरो की रैपिड ग्रोथ को रोकने के लिए नासा कई तरह की चीजों को करता आया है। रशिया और इंडिया के बीच जब क्रायोजेनिक इंजन की डील हुई तो ये भी नासा को पसंद नहीं आई। दरअसल हुआ यह था कि 1990 में इसरो को हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए हैवी लिफ्ट रॉकेट्स की जरूरत थी और उस टाइम पर इंडिया ने रशिया से मदद मांगी। इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन्स रशिया से मंगाए जाने थे। 1991 में जब इंडिया ने रशिया से KV-D1 इंजन्स की डील साइन की तो इस पर भी अमेरिका ने रशिया पर ब्लेम किया कि वो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की रिजीम को तोड़ रहा है। दरअसल इस रिजीम के तहत रशिया किसी नॉन मेंबर कंट्री को इंजन सप्लाई नहीं कर सकता था और इसरो कम बजट के चलते 1990 में अपना क्रायोजेनिक इंजन बिल्ड नहीं कर पाया। दोस्तों बजट के चलते इसरो को अपने कई एम्बिशियस मिशंस को बैकफुट पर डालने पड़े, जिसमें मैंड मिशन गगनयान, मार्स लैंडर मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और इसमें इसरो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। दोस्तों इसरो ने सभी मिशंस 3 दशक पहले से प्लान कर रखे हैं। वहीं अगर हम क्रायोजेनिक इंजन्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के हेड साइंटिस्ट डॉक्टर नोम्बी नारायण को भी अमेरिका ने फेक एंटीनेशनल स्कैंडल में फंसा दिया। हालांकि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये मालूम चला कि ये सिर्फ यूएस की कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन इस दौरान मिशन के क्रूशियल ईयर्स वेस्ट हो गए जिससे मिशन को काफी डैमेज हुआ। हालांकि इन सब के बावजूद इसरो ने लगातार इस पर काम किया और आज इसरो के पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन है। साथ ही नासा कभी भी इसरो को अंडर एस्टिमेट नहीं करता है। दोस्तों 1970s से नासा इसरो पर स्पाई करता आया है और ऐसे ही जब इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहा तो एक एक्सीडेंट में एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर होमी जे भाभा की डेथ हो गई, जिसके पीछे यूएसए के लिंक्स मिलते हैं। दोस्तों रिसेंट ईयर्स में इंडिया स्पेस रेस का एक मेजर पार्ट है और आने वाले टाइम में ये स्पेस पावर के तौर पर उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में इसरो के आदित्य L1, नासा इसरो SAR यानी कि निसार सैटेलाइट, स्पेडेक्स, मंगलयान 2, गगनयान 2024,
और शुक्रियान-1 जैसे मिशन इंडिया की इमेज को ग्लोबली चेंज करेंगे और स्पेस में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ही एशिया का भी दबदबा दिखाई पड़ेगा। इन सब के अलावा सबसे खास बात ये होगी कि भारत जैसे अब तक अपने मिशन से दुनिया को हैरान करता आया है, आगे भी इसरो अपने मिशन को लॉन्च करके इतिहास रचेगा। वैसे दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।